हेलो दोस्तों, बताना चाहूँगा दोस्तों, आए दिन हमारे समाज में हमारे ही महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणियाँ होती रहती हैं, उन पर सवाल उठते रहते हैं। लेकिन इन सवालों से पीछे भागना हमारा भी काम नहीं है। इन सवालों का मुंहतोड़ जवाब देना हमारा काम बनता है जब हमारे महापुरुषों के चरित्र हनन की बात हो रही होता। दोस्तों, एक सवाल बहुत तेज़ी से उठ रहा है कि भगत सिंह जब फांसी के तख्ते पर झूले थे तब उस समय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत बड़े वकील होने के बावजूद भी भगत सिंह का केस उन्होंने क्यों नहीं लड़ा। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा। वो इसलिए सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को नीचा दिखाने के लिए, इसका और कोई अर्थ नहीं होता है। दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के बीच इसी प्रश्न का उत्तर लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूँ, पूरे तर्क और तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ आप लोगों के बीच इस प्रश्न का उत्तर लेकर के आया हूँ। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा, ठीक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन को क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने एक प्रश्न किया है। प्रश्न क्या है? प्रश्न वही कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब इतने बड़े वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह को फांसी से क्यों नहीं बचाया। ये प्रश्न आया करता है। दोस्तों, किसी भी प्रश्न के बारे में जानने के लिए हमें उस स्थिति में पहुंचना पड़ेगा, उस स्थिति के बारे में जानना पड़ेगा, उस हालातों के बारे में जानना पड़ेगा जिस समय की वो बात होती है। दोस्तों, बताना चाहूँगा वो हालात उस समय पर कैसे हुआ करते थे, इन बातों को गौर करिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भगत सिंह के बारे में। तो बताना चाहूँगा शहीद आजम भगत सिंह जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ एक सामाजिक पैरोकार भी थे। समाज में बढ़ रही कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले थे। किसान आंदोलन और बड़े बड़े आंदोलनों को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति थे, आंदोलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। और उनकी गणना ना कि भारत में विश्व स्तर के क्रांतिकारियों में की जाती है। महज 23 साल की उम्र में हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाना ये किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। समाजवाद, क्रांति, मजदूर आंदोलन, सामाजिक क्रांति और किसान आंदोलन जैसे अहम आंदोलनों में भाग लेना ये भगत सिंह जी का मुख्य कार्य रहा है, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य रहा है। भगत सिंह के दिमाग में पहले से ही था कि धर्म ईश्वर नामक एक पाखंड होता है जो हमारे यहाँ पर इस देश को बर्बाद करने में अहम रहा है। आज के समय में भी अगर भगत सिंह जी होते तो ये जो चिलगोजे इधर उधर की बातें करते हैं और भगत सिंह को अपना आदर्श बताते हैं, वही लोग भगत सिंह का पक्का विरोध करते। कारण क्या था? क्योंकि भगत सिंह एक नास्तिक व्यक्ति थे, ईश्वर से उनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था और ईश्वर और धर्म शास्त्रों पर वो उस समय पर भी सवाल उठाया करते थे। बात समझ में आई? क्योंकि उन्होंने इतनी सी उम्र में, 23 साल की उम्र में जब तक उनको फांसी हुई उससे ही पहले उन्होंने इतनी जानकारी एकत्रित कर ली थी इन धर्मशास्त्र, इन पाखंडों, इन मनुवादियों के विरुद्ध में कि उनको जानकारी इतनी थी, वो इतने तार्किक थे कि समाज में बढ़ रही कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना उनका स्वभाव बन गया था और उसी के साथ साथ वो काम करते भी थे। उसी के साथ साथ समाज को एकत्रित करने का काम करते थे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करते थे, पाखंडवाद, आडंबर को दूर करने का काम करते थे। तो और बताना चाहूँगा, ये जो सवाल पूछा जाता है कि बाबा साहब इतने बड़े वकील होने के बावजूद भी भगत सिंह जी का केस क्यों नहीं लड़े, तो ये जो सवाल है वो नफरत को ध्यान में रखते हुए पूछा जा सकता है, बाबा साहब को नीचा दिखाने के लिए पूछा जा सकता है। इसके लिए हमको चुप नहीं रहना चाहिए और ना ही चुप हो जाना चाहिए, उनका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। बात समझ में आई? जिससे इन लोगों के मुंह पर वो तमाचे की तरह लगे और इनको पता चले कि उस समय का माहौल कैसा था, उस समय पर बाबा साहब के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। ये सवाल पहले तो ज्ञान है तो ठीक लगता है, लेकिन इसका मतलब सीधा सीधा दुष्प्रचार ही होता है और कुछ नहीं होता। इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है हमारे महापुरुषों को नीचा दिखा। लेकिन ये मनुवादी इससे बाज नहीं आते, फिर भी नीचा खुद ही दिखा दिए जाते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस सवाल का सटीक जवाब जानने से पहले हमें उस वक्त के हालातों के बारे में भी तो जानना पड़ेगा। ऐसे तो सवाल नहीं जान सकते हैं, तो पहले उस वक्त के हालातों को समझना बहुत ज़रूरी होता है।
23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी। ये वो दौर था जब शूद्र अतिशूद्र, यहाँ तक ये कह सकते हैं, जब बाबा साहब जी पढ़ने स्कूल जाया करते थे तो उनको दरवाजे के बाहर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। अब आप समझ सकते हैं कि वो स्कूल के क्लास के अंदर भी नहीं बैठ सकते थे, बाहर बैठकर पढ़ाई किया करते थे। तब आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे रहे होंगे उस समय पर, क्योंकि भगत सिंह जी जो थे वो सिख थे और उनको इन हालातों से गुजरना नहीं पड़ा था। जब शिक्षित होकर बाबा साहब बड़ौदा में नौकरी करने गए तो उनको कमरा तक नहीं दिया गया। कमरा छोड़िए, धर्मशाला में जगह तक नहीं दी गई। बात समझ में आ रही है ना। साथ ही साथ जब सदनम कॉलेज में वो प्रोफेसर रहे तो उनसे कोई भी छात्र पढ़ना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो अछूत कहे जाते थे उस समय पर। बात समझ में आ रही है। ऐसे में जून 1923 से बाबा साहब ने वकालत का काम चालू किया। वकालत करने लगे, लेकिन फिर भी वो अछूत होने के कारण उनके पास कोई भी केस नहीं आता था। ये भी बात ध्यानपूर्वक दिमाग में डाल लीजिए। उनको कई बार काउंसलिंग में बैठने की भी जगह नहीं दी गई। बात समझ में आई? तो हुआ यूँ था कि एक गैर ब्राह्मण जब वो केस हार गया, उसके बच्चे को फांसी दी गई, तब वह बाबा साहब के पास में आया। जब बाबा साहब के पास में आए, लेकिन बाबा साहब इतने ध्यानपूर्वक केस को लड़े और उस केस को जीत गए, जबकि सभी वकीलों ने उस केस को ठुकरा दिया। जब उस केस को जीत गए तो उसके बाद में बाबा साहब को वहाँ पर बहुत बड़ी ख्याति मिली और बाबा साहब की चर्चा भी वकीलों में होने लगी। लेकिन वकालत जो थी वो बाबा साहब की रोजी रोटी नहीं थी। केस ना मिलने के कारण उनके हालात और गरीबी में कटने लगे। जातिवाद के कारण केस ना मिलने पर उन्होंने बाटलीवर्स अकाउंटेंसी में लेक्चरर का काम किया। ये वो दौर था जहाँ पर किसी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाता था, हिंदुओं का धर्म अछूत हो जाता था, हिंदुओं के भगवान अछूत हो जाते थे। ऐसे दौर में बड़े ही जद्दोजहद के साथ में अगर कोई केस देने को तैयार ना हो सिर्फ जातिवाद के कारण, तो ऐसे में भगत सिंह जी का केस लड़ना, आप समझ सकते हैं कि भगत सिंह के केस को कौन अंबेडकर जी को देना चाहेगा। आप समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और अगर आपके पास दिमाग है तो सोच भी सकते हैं कि ऐसे में कौन अंबेडकर जी को केस देना चाहेगा। दिमाग तो है ना आप लोगों के पास, ये चीज़ विचार कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे में बाबा साहब के द्वारा केस कैसे लड़ा जा सकता था, आप खुद समझ सकते हैं। बेतुका तर्क पेश कर रहे हैं आप लोग, समझिए और विचार करिए। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था और बाबा साहब मुंबई में रहा करते थे, और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली जी कर रहे थे। वो उस दौर के इतने जाने माने वकील थे कि उनको केस से हटाया भी नहीं जा सकता था, जबकि बाबा साहब मुंबई में रहते थे और वो भी जानते थे आसिफ अली जी के बारे में। आसिफ अली बहुत ही जाने माने वकील थे। बताना चाहूँगा, अपने दौर में लाहौर क्षेत्र में उनका वकालत के क्षेत्र में बहुत बड़ा दबदबा था। इतना बड़ा दबदबा था कि उनके पास से कोई भी केस वापस लिया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर लिया जाता तो वो उनके चरित्र पर बहुत बड़ा दाग होता। साथ ही साथ आसिफ अली जी को हटाकर बाबा साहब को केस देने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि आसिफ अली भी उस समय के जाने माने वकील हुआ करते थे। भगत सिंह के केस की पैरवी जहां पर प्रसिद्ध वकील आसिफ अली जी कर रहे थे, वहीं पर अंग्रेज़ों की तरफ से भगत सिंह के खिलाफ जो केस लड़ रहा था उनका नाम था सूर्य नारायण शर्मा जी। सूर्य नारायण शर्मा जी, गौर करिएगा दोस्तों, भगत सिंह के पक्ष से केस लड़ने वाले आसिफ अली जी वकील थे जो कि प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे। उधर ही अंग्रेजों की तरफ से एक बहुत ही बड़ा देश का गद्दार सूर्य नारायण शर्मा जी जो कि यहाँ से केस लड़ रहे थे। ये वही शर्मा है जो आरएसएस के संस्थापक के बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे। बताना चाहूँगा, बाबा साहब जी जो थे वो 150 वर्ष से चल रही गुलामी को छोड़ करके जो 2500 वर्ष से पहले से जो गुलामी यहाँ पर चल रही थी, जो यहाँ के बहुजन समाज के लोगों को गुलामी झेलनी पड़ रही थी, उसको ज़्यादा नष्ट करने की कोशिश करी और उस लड़ाई में सबसे ज़्यादा वो तत्पर रहे। समाज में एकजुटता लाने में तत्पर रहे, समाज को एक नई दिशा देने में तत्पर रहे, समाज को जागरूक करने में तत्पर रहे। बताना चाहूँगा, देश की आज़ादी के लिए जहाँ पर क्रांतिकारियों का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, वहीं पर सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बाबा साहब का नाम सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में भी लिखा जाता है। उस समय पर जब उनको सिर्फ एक अछूत वकील के रूप में जाना जाता था, उस समय पर उनको केस नहीं मिलता था, इसीलिए उन्होंने वकालत छोड़ करके प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी। ऐसे हालातों में उस समय पर मुंबई से लाहौर जाने पर केस लड़ने का सवाल ही नहीं उठता था।
फिर उस समय पर जो कि वहाँ के प्रसिद्ध वकील आसिफ अली जी भगत सिंह जी का केस लड़ रहे थे। ऐसे में तो आसिफ अली जी का भी अपमान हो जाता कि वो उनको ये लगता कि आसिफ अली में उतनी दम नहीं है जो केस को जीत सकते हैं। बाबा साहब जी लाहौर जाते मुंबई को छोड़ करके किसी भी नज़र से कोई सुविधाजनक नज़र नहीं आता था। अगर केस लड़ना भी चाहे तो मशहूर वकील आसिफ अली से केस मांगने में दिक्कत तो होती, क्योंकि वहाँ के मशहूर भी वकील हुआ करते थे, उनका नाम था आसिफ अली। अब आप समझ सकते हैं कि आप लोग क्या सवाल कर दिया करते हैं। और आसिफ अली से केस लेकर के बाबा साहब को केस सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा भी तो नज़र नहीं आता। दूसरी बात एक और है कि परिवार वालों को भी तो लगना चाहिए कि हाँ, ये केस यहाँ से उठ करके बाबा साहब के पास भी तो जाना चाहिए। लेकिन अगर उनको लगा था कि आसिफ अली जो हैं वो बहुत बड़े वकील हैं और आसिफ अली जी इस केस को जीत सकते हैं या इस केस के तहत वो काम अच्छा कर सकते हैं, तो इसीलिए तो उन्होंने आसिफ अली जी को वो केस दिया। ये बात तो समझ सकते हैं ना आप लोग। और एक पहलू ये भी है कि जहां पर ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की तरफ से पैरवी कर रहे थे, वहां पर देश के नामचीन वकील क्या तमाशा देख रहे थे, और कोई वकील नहीं था। अरे बाबा साहब जी तो उस समय पर अछूत वकील के नाम से जाने जाते थे। उनको लोग केस देने पर भी कतराते थे। उनको केस नहीं दिया जाता था, वो इसलिए क्योंकि वो अछूत वकील थे, इसलिए केस नहीं दिया जाता था। इसीलिए उन्होंने वकालत छोड़ करके एक प्रोफेसर का काम करना पड़ा उनको। इतना भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं? अगर इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोगों को समझाने की ज़रूरत भी हमें कोई नहीं है कि आप जब इतने विचारधारा आपकी गिरी हुई, आप नहीं समझ पा रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। बताना चाहूँगा, बाबा साहब की श्रेष्ठता, बाबा साहब की निष्ठा को देख करके इन मनुवादियों, मनोरोगियों की तरफ से सवाल उठाए जाना एक आम बात है। लेकिन हमको भी किसी भी मामले में चुप नहीं रहना है। अगर हम लोग चुप हो गए तो ये लोग समझेंगे कि इन लोगों को कुछ आता जाता ही नहीं है। ये बातें बिल्कुल दिमाग में उतार लेनी चाहिए और समाज में तार्किक भाव से उत्तर देना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये भी समझ लीजिए, चुप हो जाना भी समस्या का हल नहीं होता। बताना चाहूँगा, सवाल भले ही ऐसे उल्टे सीधे हों, लेकिन अगर उसका मकसद हमारे महापुरुषों के चरित्र का हनन करना है तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए, उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ये भी हमारे ही समाज के लोगों को सोचना है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या फिर देश का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे समाज में बाबा साहब का जो स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ इसलिए है इस देश में क्योंकि उन्होंने इस देश को ऐसा समतामूली संविधान दिया है, जिस संविधान की कल्पना लोग विदेशों में करते हैं कि काश वो संविधान जो भारत में है वो हमारे यहाँ पर संविधान होता तो हम बाबा साहब को अपने यहाँ का शूर्य कहते। ये जवाब रहा कि बाबा साहब ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। अब अगले पार्ट में देखिएगा कि भगत सिंह को फांसी क्यों और कैसे हुई, ये भी पूरी जानकारी आपको दूंगा, किनकी गवाही पर हुई। अगले पार्ट में आएगा, वरना वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है।